यूनान और मिस्र और रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दोस्तों, जब एक गुलाम देश की धड़कनों में आग लगती है, जब मातृभूमि की कोख में कोई गर्जना करता है इंकलाब जिंदाबाद, जब हौसले कह उठते हैं कि शहादत मेरी मंजिल है, और जब एक नौजवान महज 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हुए कहता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, तब जन्म होता है एक तूफान का, नाम है भगत सिंह। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, वह एक विचार, एक जुनून और एक क्रांति के बीज का अंकुरण था। आज हम उस सूरज की कहानी लेकर आए हैं जो जलकर भी औरों को रोशनी देता गया, जिसने न बंदूक से डरना सीखा न मौत से झुकना, जिसका सपना था आजाद हिंदुस्तान, बराबरी का समाज और इंसानियत का राज। यह कहानी है एक क्रांति की, एक विचारधारा की और उस अमर शहीद की जिसने अपने खून की स्याही से आजादी की इबादत लिखी। आइए चले उस सफर पर जहां एक बालक से शुरू होकर क्रांतिकारी तक पहुंचने की गाथा इतिहास की आवाज बन चुकी है। सन 1907 लायलपुर जिले का बंगा गांव भारत अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और वहीं जन्मा एक बच्चा, नाम रखा गया भगत सिंह। यह कोई साधारण बालक नहीं था, उसके घर की हवाओं में ही आजादी की महक थी। उसके पिता, चाचा और दादा सभी आजादी के दीवाने थे, जिस पर पिता किशन सिंह को फक्र था और मां विद्यावती की दुआओं का असर था, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने न केवल छोटा भाई कहा था बल्कि उसकी क्रांति में अपनी जान भी सौंपी थी। सुखदेव और राजगुरु के लिए वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि धड़कनों की तरह था, जिनके बिना उनका वजूद अधूरा था। उसने कागज पर इंकलाब नहीं लिखा, अपने लहू से आजादी का नक्शा बनाया। उसने भाषण नहीं दिए, गोली और कलम दोनों से दुश्मन को जवाब दिया। ना वो राजा था, ना सेनापति, ना तख्त, ना ताज, फिर भी आजादी के इतिहास में वो सबसे ऊंचा नाम बन गया। क्यों? क्योंकि उसके सीने में डर नहीं, बारूद था, जिसने जेल की काल कोठरी को क्रांति की पाठशाला बना दिया और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, जिसकी कलम बारूद सी बरसी और जिसके विचारों ने सत्ता की नींव को झकझोर दी, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गया पर मौत से भी ज्यादा जिंदा हो गया। आइए शुरू करते हैं विचार, जुनून और क्रांति की पूरी गाथा। उस वक्त भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। सन 1905 में बंग भंग हुआ, मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिससे पूरे भारत में राजनीतिक चेतना की लहर दौड़ गई। पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा था। भगत सिंह के जन्म के दिन ही उनके पिता किशन सिंह और चाचा जेल से रिहा हुए थे, इसलिए परिवार ने इसे शुभ संकेत माना और बेटे को क्रांतिकारी भविष्य का वरदान माना गया। यह मान्यता भी जुड़ी कि यह बच्चा देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। भगत सिंह बचपन से ही राजनीतिक चर्चाओं और आजादी की बातों के बीच पले बढ़े। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन के नेता रहे, जिनसे भगत सिंह ने प्रेरणा ली। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां देशभक्ति सांसों में घुली थी। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों के खिलाफ उठ खड़ा हो रहा। उनका आना जैसे कोई प्राकृतिक क्रांतिकारी का जन्म हो। सन 1912 जब भगत सिंह 5 साल के थे, उस समय भारत में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ असंतोष तेज हो रहा था और आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन की पकड़ मजबूत लेकिन डर में थी, क्योंकि अब लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी। लेकिन इस समय तक नरमपंथी नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और गर्मपंथी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के बीच विचारधारा की खाई बढ़ रही थी।
इसी बीच दिल्ली में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी पर बम फेंका गया। यह भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा हमला था। इसे रास बिहारी बोस और मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारियों से जोड़ा गया। यानी जब भगत सिंह 5 साल के थे तब भारत में शांति और विनती की जगह क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी। इधर पंजाब का क्या माहौल था? पंजाब में भगत सिंह का क्षेत्र पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का केंद्र था। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन चला चुके थे। घर में ही भगत सिंह को आजादी की कहानियां, बहसें और संघर्ष सुनने को मिलते थे। शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही थी, पर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली गुलामी की मानसिकता बढ़ा रही थी। जात पात और धार्मिक कट्टरता भी समाज में गहराई से फैली हुई थी। सन 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत से कई सैनिक और संसाधन युद्ध में झोंक दी। भारतवासियों को यह उम्मीद थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज कुछ रियायतें देंगे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। यह आंदोलन स्वशासन की मांग कर रहा था कि ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ही भारत को स्वतंत्र प्रशासन मिले। भगत सिंह के बड़े भाई और चाचा जैसे लोग इन आंदोलन से जुड़े थे, जिसमें भगत सिंह बचपन में ही ये सब बातें गहराई से समझने लगे थे। 10 साल की उम्र में भगत सिंह ने आजादी का अर्थ समझना शुरू कर दिया था। घर में किताबों की भरमार थी। इतिहास, क्रांतिकारियों की जीवनियां और देशभक्ति से जुड़े कहानियां। वे अपने दोस्तों को देशभक्ति के नाटक करवाते, झंडा बनाना और प्रार्थनाओं में इंकलाब जोड़ना जैसी गतिविधियां करते रहते थे। अंग्रेजों ने 1917 में मोंटेगू डिक्लेरेशन में कहा कि भारत में धीरे धीरे स्वशासन लागू किया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे भरोसे की भावना टूटने लगी। 1917 में ही महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करवा रहे अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। यह गांधी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। अहिंसा और सत्याग्रह का युग शुरू हुआ। पंजाब और लाहौर में भी गांधी के नाम और आंदोलनों की चर्चा घर घर में होने लगी थी। समाज में असमानता और विद्रोह का मिश्रण था। गांव में किसानों पर भारी कर, भूख और जमींदारी शोषण, शहरों में बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक बेचैनी चरम पर थी। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी में अब राजनीतिक चेतना जग रही थी। जब भगत सिंह 11 साल के हुए तब भारत में 2 बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे थे। एक ओर देश के हालात बद से बदतर हो रहे थे और दूसरी ओर गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। यह वह वर्ष था जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो रहा था और नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। भारत ने युद्ध में 15 लाख से अधिक सैनिक और अरबों रुपए दिए थे, लेकिन बदले में कोई स्वतंत्रता या राहत नहीं मिली, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश भर गया। भगत सिंह ने घर के बड़ों से युद्ध की बातों को सुना और यह भी सुना कि हमने दिया सब कुछ, मिला क्या? महंगाई, अकाल और महामारी। युद्ध के बाद भारत में महंगाई फैल गई। इसी समय सन 1918 में स्पेनिश फ्लू नामक महामारी ने भारत को जकड़ लिया। लगभग 1.5 से 2 करोड़ भारतीय मारे गए। गांव में लाशें जलाने तक की लकड़ियां नहीं मिलती थी। 11 साल का भगत सिंह ये सब देख रहा था। मौत, गरीबी और सरकार की बेरुखी। इधर महात्मा गांधी अब राष्ट्रव्यापी नेता बन चुके थे। 1917 में चंपारण और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करके उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। गांधी अब देश को नेतृत्व देने को तैयार थे और लोग उन्हें महात्मा कहने लगे थे। सन 1919 में जब भगत सिंह 12 साल के हुए तब भारत की आजादी की लड़ाई अपने सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह साल भगत सिंह के जीवन में सबसे गहरा असर छोड़ने वाला साल था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुई थी और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को ही बदल दिया।
सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रालेट एक्ट पास किया, जो बिना मुकदमे और बिना वकील के किसी को भी जेल में बंद करने की इजाजत देता था। इस एक्ट का पूरे देश में विरोध हुआ। पंजाब में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 10 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन में कई लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सैकड़ों किसान, मजदूर और आम लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। वे रालेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सेना के अफसर जनरल डायर को यह सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हो रही है। वह तुरंत 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और निकलने के लिए बस एक ही सकरा रास्ता था। बिना कोई चेतावनी दिए जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। सैनिकों ने तब तक गोली चलाई जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। बाग से कोई भाग नहीं सका क्योंकि रास्ता बहुत सकरा था। लोग दीवारों पर चढ़कर निकलने की कोशिश करते रहे। कई लोग बाग के एक कुएं में कूद गए ताकि बच सके, लेकिन वह भी मौत का कुआं बन गया। हजारों निर्दोष लोगों की लाशें जमीन पर बिछ गईं। लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे महज 11 वर्ष के बालक को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाया और स्कूल छोड़कर पैदल 40 किलोमीटर की दूरी तय करके इस बर्बर हत्याकांड को देखने पहुंच गए। उस हत्याकांड का दृश्य देखकर भगत सिंह की आंखों में आंसू नहीं, आग उतर आई। तब उन्होंने बोला कि अगर अंग्रेजों को लगता है कि गोलियों से हमें डराया जा सकता है तो वे सुन लें, अब हर भारतीय की नसों में इंकलाब दौड़ रहा है। वे शहीदों के खून से सनी हुई मिट्टी एक बोतल में भरकर लाए और उसे पूजा के स्थान पर रख दिया। पूरे भारत में इस हत्याकांड का भारी विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था। सरकारी स्कूल छोड़ो, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो। लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। यह अंग्रेजों के खिलाफ पहला सामूहिक असहयोग आंदोलन था। भगत सिंह ने देखा कि कैसे अंग्रेज कानून का नाम लेकर अन्याय करते हैं और कैसे आम जनता पर डंडे चलते हैं, गोलियां चलती हैं। 12 साल की उम्र में वे गांव और स्कूल में अपने साथियों के साथ देशभक्ति की कहानियां बांटते। नाटक, कविताएं, देशभक्ति गीत गाना और सुनाना उनकी दिनचर्या थी। चाचा अजीत सिंह और पिता की बातें उन्हें लगातार प्रेरित करती थी। जब भगत सिंह 14 साल के हुए तब तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन में बदल चुका था। यह वह समय था जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया था और भगत सिंह अब सिर्फ विचारशील नहीं, सक्रिय क्रांतिकारी बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। 14 साल की उम्र में ही भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया, जो अंग्रेजी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था। अपने दोस्तों और गांव वालों को विदेशी कपड़े जलाने के लिए प्रेरित किया। देशी आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। इसी उम्र में भगत सिंह ने राजनीतिक और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, लेनिन, मजनी, इनकी किताबें और विचारों ने उन्हें अंदर से बौद्धिक क्रांतिकारी बना दिया था। वे सिर्फ देशभक्त नहीं बनना चाहते थे, सोचने वाला, जागरूक, तर्कशील क्रांतिकारी बनना चाहते थे। वर्ष 1922 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ ने एक थाने को जला दिया और 22 सिपाही मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे बहुत से युवाओं में निराशा और गुस्सा भर गए। भगत सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया जताई कि क्या जनता को सिर्फ शांत रहना है जब उन्हें लगातार मारा जाए? क्या हिंसा सिर्फ सरकार को ही करनी है? उन्होंने अहिंसा को पूरी तरह नकारा नहीं, लेकिन अब वे क्रांति की अनिवार्यता समझने लगे थे। इधर पंजाब में युवा तेजी से क्रांतिकारी दलों में शामिल हो रहे थे, जैसे नौजवान भारत सभा। भगत सिंह अपने चाचा अजीत सिंह की तरह युवाओं को संगठित करने की सोचने लगे।
भगत सिंह अब बेहद गंभीर, सादा, अनुशासित और तेज दिमाग वाला युवक बन रहे थे। उन्होंने बालों को छोटा रखना शुरू किया ताकि छिपना आसान हो। वे कहते थे कि क्रांति सिर्फ बम और पिस्तौल से नहीं, विचारों से होती। जब भगत सिंह 15 साल के हुए तब वो बचपन से बाहर निकलकर एक विचारधारा के सिपाही बन चुके थे। यह वो दौर था जब उन्होंने आजादी की लड़ाई को अपना धर्म मान लिया था। इस दौरान भगत सिंह दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ रहे थे। वहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत, इतिहास और राजनीति में गहरी रुचि ली थी। उन्होंने विदेशी लेखकों के साथ साथ भारतीय क्रांतिकारियों की रचनाएं पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने अपने कई दोस्तों को भी देश के विचारों से जोड़ा। भगत सिंह ने महसूस किया कि केवल अंग्रेजों को हटाना काफी नहीं, सामाजिक अन्याय, गरीबी और शोषण को भी मिटाना होगा। वे अब सामाजिक क्रांति की भी बात करने लगे थे ताकि आजादी के बाद देश सिर्फ कुछ अमीरों का न हो, सभी का हो। उन्होंने लाहौर के आसपास के इलाकों में नौजवानों से संवाद शुरू किया। उनका उद्देश्य था एक ऐसा संगठन बनाना जो निडर, शिक्षित और विचारशील हो। वो सिर्फ देशभक्त नहीं, आग उगलने वाला विचारक बन रहे थे। अब उनका रास्ता साफ था, शोषण मुक्त समाज और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जीवन समर्पित करना। सन 1923-24 में जब भगत सिंह 16 साल के हुए तब उनके जीवन का यह दौर संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियों से भरा हुआ था। यह वह समय था जब भगत सिंह अपनी विचारधारा को और अधिक परिपक्व करने के साथ साथ क्रांतिकारी संगठन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। इस दौरान भगत सिंह ने गांधी की अहिंसा को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि देश की पूरी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली में बदलने के लिए क्रांति जरूरी है। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनने का विचार किया और इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। भगत सिंह के लिए यह संगठन सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह एक सशक्त विचारधारा थी जिसे वह देश भर में फैलाना चाहते थे। भगत सिंह के दिल में सामाजिक और आर्थिक समानता के विचार गहरे थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत में केवल राजनीतिक आजादी ही मिलती है तो देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता नहीं मिटेगी। इस समय भगत सिंह ने मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों को गहराई से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि आजादी के साथ साथ समाज में बुनियादी बदलाव लाना होगा। सन 1924 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसमें उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जैसे साथी थे। इस सभा का उद्देश्य था युवाओं को संगठित करके देश में बदलाव लाना। इसके बाद भगत सिंह ने अपने साथी क्रांतिकारियों को राजनीतिक शिक्षा और क्रांतिकारी रणनीतियां देना शुरू किया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बीच एक गहरा साझा संबंध विकसित हुआ। भगत सिंह ने आजाद से सीखा कि एक क्रांतिकारी को हमेशा अपने मिशन में निष्ठावान रहना चाहिए और वह किसी भी खतरे से डरकर पीछे नहीं हट सकता। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह ने आत्म बलिदान और पूरी निष्ठा के साथ अपना रास्ता चुना। भगत सिंह ने अब पार्टी के लिए क्रांतिकारी साहित्य तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मैक्सिम गोर्की, लेनिन और पार्टी के सिद्धांत पढ़ने शुरू किए। उनका यह मानना था कि विचारों से ही क्रांति होती है और अगर विचार सशक्त हो तो वो क्रांति आंदोलन को दिशा दे सकती। भगत सिंह का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से भी स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती। उन्होंने और उनके साथियों ने सैन्य प्रशिक्षण लिया, बम बनाना सीखा और विरोधी सरकार के खिलाफ योजनाएं बनाई। उनका उद्देश्य था कि सामान्य नागरिकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़े और यह आक्रोश सशस्त्र क्रांति में बदल जाए। जब भगत सिंह 16 साल के हुए, उन्होंने न केवल क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बनना शुरू किया बल्कि विचार और रणनीति में गहरी समझ और आत्मविश्वास हासिल किया। यह वह समय था जब भगत सिंह क्रांति को केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि देश की मानसिकता बदलने की आवश्यकता के रूप में देख रहे थे। उनके अंदर का शहीद बनने का आदर्श अब पूरी तरह से रूप ले चुका था।
सन 1924-25 में जब भगत सिंह 17 साल के हुए तब उनका जीवन क्रांतिकारी आंदोलन की ओर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। यह वह समय था जब भगत सिंह ने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया और खुद को पूरी तरह से क्रांति के लिए समर्पित किया। इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन हो रहे थे। भगत सिंह के भीतर आक्रोश और नफरत बढ़ चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक समाजवादी, समानतावादी और क्रांतिकारी विचारधारा से ही भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। उनका आदर्श अब सिर्फ अंग्रेजों को निकालने का नहीं बल्कि समाज के सभी शोषणों को खत्म करने का था। 17 साल की उम्र तक भगत सिंह कई बार गिरफ्तारी और जेल जाने के काफी करीब थे। उन्होंने अब क्रांतिकारी सिद्धांतों को समझते हुए अपनी सोच को और स्पष्ट किया। इस उम्र में भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी की शुरुआत की, जिसमें उनकी विचारधारा और क्रांतिकारी सोच का बाखूबी वर्णन था। सन 1925-26 में जब भगत सिंह 18 साल के हुए तब उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़ने का निर्णय ले लिया। यह उम्र उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी, जहां से उन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष को तेज किया बल्कि एक वैचारिक नेता के रूप में भी उभरने लगे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से जा रही सरकारी धनराशि को लूटना था ताकि उससे क्रांतिकारी गतिविधियों को फंड किया जा सके। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी आदि इसके मुख्य क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह ठान लिया कि अब केवल विचार नहीं, कार्रवाई भी जरूरी है। काकोरी कांड के लिए जब बिस्मिल और अशफाक को फांसी की सजा सुनाई गई तब भगत सिंह भीतर तक हिल गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि सरकार ने फिर से जुल्म की हद पार कर दी है, अब इसका जवाब देना ही होगा। 1926 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया रूप दिया और उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया। इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि संगठन का मकसद सिर्फ आजादी नहीं बल्कि समाजवादी क्रांति है। भगत सिंह इसके बुद्धिजीवी और वैचारिक नेता के रूप में सामने आए। लाहौर में उन्होंने नौजवान भारत सभा को और संगठित किया। यह सभा युवाओं को जागरूक करने, पढ़ाने और संगठन में जोड़ने के लिए बनाई गई थी। भगत सिंह ने इसमें लेख, भाषण, बैठकें और ट्रेनिंग द्वारा युवाओं को तैयार किया। भगत सिंह ने अकाली, प्रताप और कीर्ति जैसे अखबारों में लेख लिखना शुरू किए। सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज और धार्मिक कट्टरता की आलोचना शामिल थी। उनके लेखों में विषय होते थे अंधविश्वास का विरोध, धार्मिक पाखंड की आलोचना, सामाजिक न्याय, ब्रिटिश शोषण की पोल खोलना। उन्होंने धर्म, जाति और वर्ग को शोषण के औजार के रूप में देखा और इसके खिलाफ जबरदस्त विचारधारा खड़ी की। उन्होंने नाम बदलकर बलवंत सिंह और रंजीत जैसे छद्म नामों से भी लेख लिखा। 18 साल की उम्र तक भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं रहे, वे दिशा देने वाले विचारक और आयोजक बन चुके थे। उनके नेतृत्व में युवा क्रांतिकारियों का ऐसा समूह तैयार हुआ जो आंदोलन, संगठन और बलिदान तीनों के लिए तैयार था। भगत सिंह ने यह साफ कर दिया था कि इस राह पर चलना मौत को बुलाना है और अगर मौत भी आ जाए तो हंसते हुए कुर्बान हो जाऊंगा। जब भगत सिंह 19 साल के हुए सन 1926-27 में, तब उनका जीवन पूरी तरह से क्रांति की आग में तप रहा था। अब वे केवल विचारक या लेखक नहीं बल्कि एक संगठक, प्रशिक्षक और पूरी युवा क्रांति के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा को पूरे पंजाब में फैलाना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य धार्मिक कट्टरता का विरोध, ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं का खड़ा करना और समाजवाद को प्रचारित करना। भगत सिंह अब पब्लिक मीटिंग, भाषण, पर्चे और गुप्त प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से काम कर रहे थे। मई 1927 में लाहौर में एक बम विस्फोट के आरोप में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया। यह केस था दशहरा बम केस, जिसमें उन पर संदेह था कि उन्होंने असेंबली के पास बम रखा था। हालांकि सबूतों के अभाव में कुछ महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल में भगत सिंह को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
वहीं उन्होंने देखा कि भारतीय और अंग्रेज कैदियों में फर्क किया जाता है। इस अनुभव ने उनकी सोच को और तेज कर दिया कि क्रांति केवल शासन के खिलाफ नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने यह ठान लिया कि आजादी के बाद भी अगर भारत पूंजीपतियों, जमींदारों और धार्मिक पाखंडियों के हाथों में चला गया तो फिर कोई बदलाव नहीं आएगा। वे कहते थे, असली आजादी तभी होगी जब मेहनत कश को उसका हक मिलेगा। अब क्रांति का चेहरा बदल चुका था। इस उम्र में भगत सिंह ने महसूस किया कि अब वक्त है ब्रिटिश सत्ता पर सीधा वार करने का। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे साथियों के साथ बड़ा आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई। क्रांति अब सिर्फ विचार नहीं, तैयारी भी थी। जब भगत सिंह 20 साल के हुए सन 1927-28 में, तब वे क्रांति के सबसे निर्णायक मोर्चे पर आ चुके थे। अब उनका उद्देश्य केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक विचारधारा आधारित क्रांति खड़ी करना था, जिससे समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता की नींव हो। भगत सिंह अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य विचारक और योजनाकार बन चुके थे। उन्होंने संगठन को मजबूती देने के लिए नई कार्यशैली, प्रशिक्षण और युवाओं को जोड़ने का काम तेज कर दिया। वे अब क्रांति को सिर्फ बम और पिस्तौल से नहीं, बल्कि विचार और जनता की चेतना से जोड़ना चाहते। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे भारतीयों का अपमान माना गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस विरोध को और तीखा करने की योजना बनाई। उन्होंने इसे ब्रिटिश नीतियों का असली चेहरा उजागर करने का मौका माना। 30 अक्टूबर 1928 को जब लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर लाठीचार्ज किया। कुछ ही दिनों में लाला जी की मृत्यु। भगत सिंह इस हत्या से अंदर तक हिल गए और उन्होंने कहा, लाठी की एक एक चोट का बदला लिया जाए। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद ने मिलकर पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स को गोली मार दी गई। भगत सिंह और राजगुरु छद्म भेष में भाग निकले। हत्या के बाद भगत सिंह ने बाल कटवाए, पगड़ी छोड़ दी और अंग्रेजों जैसा पहनावा पहन लिया। वे दिल्ली में गुप्त रूप से रहते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए योजनाएं बना रहे थे। यह वह समय था जब वे आतंकवादी नहीं, बल्कि क्रांतिकारी शिक्षक की भूमिका में आ गए थे। भगत सिंह मानते थे कि क्रांति बंदूक से नहीं, विचारों से आती। बंदूक केवल आखिरी साधन है, शुरुआत नहीं। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि अब हमें जनता के बीच जाना होगा, उन्हें शोषण और गुलामी का अर्थ समझाना होगा। 20 साल की उम्र तक भगत सिंह की सोच पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। धार्मिक पाखंड के खिलाफ खड़ा होना, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना, आजादी के बाद समाजवाद की स्थापना करनी, जनता को पढ़ाना है, लड़ना सिखाना है और जगाना है। सन 1928-29 में जब भगत सिंह 21 साल के हुए, तब उन्होंने अपने जीवन के सबसे ऐतिहासिक और साहसी फैसले लिए। यह वह उम्र थी जब उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत की जनता की चेतना को जगाने के लिए जेल और मौत दोनों को गले लगाने का रास्ता चुना। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल को पारित करने की तैयारी। ये कानून मजदूरों और जनता की आवाज को दबाने के लिए बनाए जा रहे हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह तय किया कि इस बिल का विरोध केवल भाषण से नहीं, एक प्रतीकात्मक धमाके से किया जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को दोनों ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन ऐसी जगह फेंका ताकि कोई घायल न हो। बम फेंकते ही उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बम फेंकने के बाद भाग सकते थे, पर खुद को पुलिस को सौंप दी। उनका उद्देश्य था कि हमारी गिरफ्तारी से हमारा विचार जेल की सलाखों से निकलकर हर युवा तक पहुंचे। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी लेख लिखे, जिनमें प्रमुख लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूं।
जो धर्म, समाजवाद और साम्राज्यवाद पर तीखी टिप्पणियां थी। उन्होंने नास्तिकता को केवल ईश्वर में अविश्वास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक बताया। उनका मानना था कि ईश्वर में विश्वास व्यक्ति को अपने कर्मों का उत्तरदायित्व दूसरों पर डालने की छूट देता है। जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। यह सोच व्यक्ति को निष्क्रिय बनाती है। वे लिखते हैं कि जब इंसान तकलीफ में होता है तो वह भगवान को पुकारता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि समस्याओं का समाधान उसके अपने हाथों में है। उन्होंने धर्म को समाज के शोषण और वर्गीय विभाजन का उपकरण बताया। भगत सिंह धर्म को अफीम मानते थे, जो जनता को सोते रहने देती है, उठने नहीं देती। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर पर विश्वास एक आत्मिक गुलामी है और सच्चा क्रांतिकारी तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वह हर प्रकार की मानसिक गुलामी से मुक्त न हो। नास्तिक होने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने हर कर्म और उसकी जिम्मेदारियों को स्वयं स्वीकारते हैं। उन्होंने नास्तिकता को इंसान की सर्वोच्च चेतना से जोड़ा और इसे तर्क, मानवता और स्वतंत्रता की नींव माना। उनका यह दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत साहसी और क्रांतिकारी था। जब अधिकांश लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वास से ग्रस्त थे, उन्होंने तर्क को धर्म से ऊपर रखा और विचारों को आस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैंने ईश्वर के नाम पर केवल अन्याय, भेदभाव और डर ही देखा है। इस लेख में उन्होंने धर्म को दमन का हथियार कहा और तर्क, विवेक और मानवता को सच्चा धर्म बताया। जेल में रहते हुए उन्होंने समाजवाद, पूंजीवाद, धर्म, जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर आधारित लेखन किया। उनका विचार स्पष्ट था कि आजादी बिना समानता और समाजवाद के अधूरी है। उनकी नास्तिकता विद्रोह नहीं, बल्कि एक सोच थी जो समाज को बदलने के लिए जरूरी थी। उन्होंने जेल में अंग्रेजी और उर्दू में लेनिन, मार्क्स, रसेल, बर्नार्ड शॉ जैसे विचारकों को पढ़ा और लिखा। जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव और अमानवीय व्यवहार होता था। भगत सिंह, जतिन दास, राजगुरु आदि ने जेल सुधारों और समान व्यवहार की मांग की। इसके लिए उन्होंने 114 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। जतिन दास शहीद हो गए, पर भगत सिंह ने भूख हड़ताल को जन आंदोलन में बदल दिया। अब भगत सिंह विचार बन चुके थे, व्यक्ति नहीं। पूरे देश में उनके पोस्टर लग गए। भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद आम नारे बन चुके थे। छात्र, मजदूर, लेखक, किसान सभी वर्ग उनके साथ खड़े थे। भगत सिंह को लेकर सरकार घबराई हुई थी, क्योंकि अगर भगत सिंह को फांसी दी गई तो वे शहीद बनेंगे, अगर नहीं दी तो वे और ताकतवर बनते जाएंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर सैंडर्स की हत्या और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। मुकदमा चला, लेकिन यह कानूनी नहीं, वैचारिक मंच बन गया। अदालत में भगत सिंह ने बार बार कहा कि हमें फांसी मत दो, जनता के सामने बोलने दो। हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि असली दुश्मन कौन है। फांसी की सजा तय होने के बाद भी भगत सिंह पढ़ते रहे। लेनिन, रूस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, मजदूर आंदोलनों की किताबें और समाजवादी दर्शन। वे चाहते थे कि मृत्यु से पहले उनके विचार भारत के कोने कोने में गूंज जाए। भगत सिंह ने अपने आखिरी पत्र में कहा कि मैं यह नहीं चाहता कि मुझे रो रो कर याद किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सुनकर लोग उठ खड़े हों और लड़ने लगे। उन्होंने फांसी से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ी और कहा, चलो अब मैं खुदा से मिलने नहीं, क्रांति से मिलने जा रहा हूं। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद भी भगत सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में रोशनी थी और दिमाग में विचारों की आग। उन्होंने मृत्यु को एक घोषणा पत्र बना दिया। उनका शरीर जेल में था, पर विचार भारत की हर गली में उड़ान भर रहे थे। वे चाहते थे कि उनका बलिदान भारत को सोचने पर मजबूर करे कि क्या हम केवल आजादी चाहते हैं या आजादी के साथ इंसाफ, बराबरी और सम्मान भी। ये उनके जीवन के आखिरी 6 महीने थे। अब वे मृत्यु की छाया में जीते हुए भी अडिग, शांत और वैचारिक रूप से और अधिक मजबूत हो चुके थे।
इस उम्र में उन्होंने जो किया वो केवल उनके जीवन का नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे चमकता हुआ अध्याय बन गया। उन्होंने मृत्यु को गले लगाने का फैसला लिया। भगत सिंह को अब पूरी तरह एहसास था कि वे फांसी से नहीं बचे, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, क्षमा नहीं मांगी, क्षोभ नहीं जताया। उन्होंने लिखा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा, हमें फांसी दो, हमें आजादी की लड़ाई में मरे हुए योद्धा की तरह याद किया जाए, जेल में सड़ते हुए नहीं। यह कदम क्रांति को एक ऊंचा नैतिक स्तर देता है। वो केवल ब्रिटिश विरोधी नहीं, एक क्रांतिकारी शिक्षक बन चुके थे। उनके केस, उनकी भूख हड़ताल, उनके विचार और लेख सब भारत के हजारों नौजवानों के बीच प्रेरणा बन चुके थे। बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। उनकी लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार डर गई थी। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता। जनता को आशा थी कि शायद भगत सिंह की फांसी रुक जाए, मगर गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक नहीं सके और यह निर्णय जनता में बहुत गहरा आक्रोश छोड़ गया। भगत सिंह की अंतिम इच्छा में उन्होंने अपने मां से मिलने के बाद कहा कि मां, तुम चाहती थी कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करे। देखो, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने फांसी के तख्ते पर जाएगा और हंसते हुए जाएगा। उन्होंने अंतिम दिन लेनिन की किताब पढ़ते हुए बिताया। 23 मार्च 1931 रात के समय, तय समय से कुछ पहले, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। फांसी पर जाते समय भगत सिंह के शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती। उनका शव जेल की चारदीवारी को तोड़कर चुपचाप सतलज नदी के किनारे जला दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि शहीद का जनाजा जनसैलाब बन जाए। भगत सिंह के कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने युवाओं के लिए लिखा कि युवाओं को अध्ययन और वैचारिक निर्माण करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को सतत पढ़ने, विचारों को विकसित करने और ऐतिहासिक सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करने की सलाह दी। पढ़ना केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भगत सिंह ने युवाओं से कहा कि वे संगठित हों, विचार आधारित समूह बनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। उनकी नजर में युवा शक्ति का मतलब केवल ऊर्जा नहीं बल्कि संवेदनशीलता, समझ और संकल्प था। वे चाहते थे कि हर युवा अपने आसपास के समाज को बदलने की कोशिश करे, भले ही वह छोटा प्रयास। भगत सिंह का यह विश्वास था कि क्रांति केवल बम पिस्तौल से नहीं आती, बल्कि जब युवा अपनी सोच बदलता है तभी समाज बदलता है। उन्होंने युवाओं को चिताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की अंधभक्ति, जाति या धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों से सतर्क रहना चाहिए। आज के दौर में भगत सिंह की यह बात और अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जहां युवाओं की ऊर्जा को भटकाने के लिए सोशल मीडिया, फेक न्यूज और उपभोक्तावादी संस्कृति लगातार सक्रिय है। ऐसे समय में सोचने वाला युवा ही सच्चा देशभक्त है। भगत सिंह के जेल जीवन के अनुभव और गहराइयों से समझते हुए हम उनके संघर्ष, मानसिकता, विचार और जीवन के उस पहलू को देख सकते हैं जो केवल शारीरिक कष्टों से परे था। उनका जेल जीवन न केवल एक संघर्ष था बल्कि यह उनके मानसिक, नैतिक और वैचारिक विकास की यात्रा भी थी। भगत सिंह मानते थे कि धर्म निजी चीज नहीं है, क्योंकि वह समाज को बांटने लगता है तो उस पर सवाल करना जरूरी हो जाता है। धार्मिक संस्थाएं और कट्टरपंथी समूह उन्हें धर्म विरोधी कहकर प्रचारित करते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति को भगत सिंह का दर्शन खतरनाक लगता है। उन्होंने हिंसा को एक वैचारिक औजार के रूप में देखा। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। कहने वाले भगत सिंह ने यह भी माना कि सांकेतिक हिंसा जैसे असेंबली में बम फेंकना तब जरूरी होती है जब व्यवस्था बहरी हो। कुछ लोग उन्हें सिर्फ आतंकवादी कहकर उनके विचारों को कमतर दिखाते। शिक्षा प्रणाली में उनकी विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
उन्हें सिर्फ शहीद भगत सिंह बना दिया गया, सोचने वाला इंसान नहीं। स्कूल की किताबों, भाषणों और पोस्टरों में भगत सिंह को एक इमोशनल देशभक्त की तरह दिखाया जाता है, जबकि असल में वे दार्शनिक, विचारक और क्रांतिकारी चिंतक थे। सोचने वाले भगत सिंह को स्वीकारना मतलब है धर्म, सत्ता, जाति, पूंजीवाद और व्यवस्था सब पर सवाल खड़े करना। आज भी भगत सिंह को सिर्फ उनके बलिदान तक सीमित किया गया है। उनके विचारों के डर से डर अब भी जारी है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद।